Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss some disorders related to cardiovascular system. So let's move to the classboard. So dear students, now we are going to discuss some disorders related to the blood vessels and the heart as well as the blood. Clear? तो हमने जितना भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ अब डिसऑर्डर्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट द फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन. So dear students, it is a condition of a medical situation of persistent and prolonged high blood pressure. Clear? अगर मुसलसल ब्लड प्रेशर और एक लंबे अरसे के लिए रहे तो इस कंडीशन को या इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपरटेंशन. हाइपर का मीन्स इंक्रीज और टेंशन यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात हो रही है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट condition or medical situation related to the cardiovascular disorders, CVS जिसे हम कहते हैं, cardiovascular system disorders. So अगर मुसलसल let's suppose कि अगर मैं अभी ब्लड प्रेशर चेक करवा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर it is above the normal, like the systolic is 130 and diastolic is above 90, तो ये hypertension है, that is hypertension, but this is mild hypertension. और अभी मैंने चेक करवाया, फिर 2-4 घंटे बाद फिर चेक करवाया तो इतना ही था, फिर उसके बाद फिर मैंने चेक करवाया, दिन में 4-5 दफ़ा मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया और वो तकरीबन इतना ही मेंटेन रहा, यानी कि कभी 130, 135, 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90-95 तक यानी कि रेंज रही. सो ये एक दिन ऐसा गुजरा, दूसरे दिन भी ऐसा, तीसरे दिन भी ऐसा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि अब डेज हैव बीन पासिंग, लेकिन वो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो उससे नीचे नहीं आ रहा, मीन्स नॉर्मल लिमिट्स में वो फॉल नहीं कर रहा. सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन. ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स. डेंजरस इन द सेंस बिकॉज इट हैज़ गॉट टू इफेक्ट्स. वैसे तो बहुत इफेक्ट्स हैं लेकिन 2 मेजर इफेक्ट्स हैं इसके. वो 2 मेजर इफेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1 is that the persistent high blood pressure damages the lining of blood vessels. Clear? जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, ये उसको डैमेज कर, क्योंकि बहुत फोर्स से गुजरा है, बहुत प्रेशर से गुजरा है, तो उनको वहाँ से डैमेज करता हुआ गुजरेगा. ये सबसे खतरनाक इफेक्ट है. मैं भी बताता हूँ किस तरह से इसको रिलेट करूँगा अगले डिजीज़ के साथ. दूसरा जो इसका सबसे बुरा इफेक्ट है, जो डेंजरस इफेक्ट है, दैट इज इट वीकन्स द हार्ट मसल्स. हार्ट मसल्स को यह वीक कर देता है. किस तरह से? अगर हार्ट को मुसलसल जोर लगा के, क्योंकि प्रेशर कौन दे रहा है? ब्लड प्रेशर किस तरह से हो रहा है? प्रेशर किस तरह से जनरेट हो रहा है? हार्ट की जो मस्कुलेचर है वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है.
तो जब हार्ट के मसल्स को मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकत के साथ, फोर्स के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनर वे में, तो डियर स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने हमारे ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी रखी है। वो कैपेसिटी क्या है कि इसमें जो मसल से हम ज़्यादा काम लेते हैं तो वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। जैसा कि लाइक द बॉडी बिल्डर्स आपने देखी हैं, सूखा पतला दुबला सा या नॉर्मल इंसान जब जिम जाता है और वो कुछ 5-6 महीने लगाता है तो क्या करता है, वो एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किसके ऊपर, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वेट बढ़ा रहा है उन मैसेस का जिसको वो यूज़ कर रहा है, लाइक डंबल्स का, ठीक है, शुरू में 2 किलो, 5 किलो, 10 kg, 15 kg, तो जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा, जितनी ज़्यादा टेंशन आप इसको देते जाएंगे मसल्स को, तो क्या होगा, इनका साइज इंक्रीज करता है। आपने वर्कलोड जब मसल्स का बढ़ाया तो वो उनका साइज इंक्रीज करेगा। इसी तरह से हार्ट के अंदर भी मायोकार्डियम है, मतलब उसके अंदर भी मसल्स हैं। तो जब मुसलसल हार्ट के मसल्स के ऊपर इस तरह से लोड पड़ेगा तो वो भी क्या करेगी, बट नेचुरल, वो भी साइज में इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। सो इट लीड्स टू द थिकनिंग of heart musculature and leads to cardiomegaly. Cardiomegaly means हार्ट का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि मसल्स हैं, काम कर करके उसका साइज इंक्रीज हो गया। Increased size of heart. Clear? So that is cardiomegaly. अब मुसलसल ऐसा कर रहा तो क्या होगा, उससे मसल्स वीक हो गए, हार्ट के मसल्स यानी मायोकार्डियम वीक हो गया। अब इससे एक डेंजरस इफेक्ट होगा, कॉन्टिन्यूसली ऐसा रहने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर उसकी अगले की बात करूंगा। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनलार्ज्ड और थिकेंड हार्ट मसल्स की बात करेंगे, तो वीकेंड हार्ट मसल्स क्या करेंगे, द हार्ट विद वीक musculature will become unable to exert appropriate pressure. So gradually leading to accumulation of blood in heart and lungs. तो जब हार्ट अब सही तरह से पंप नहीं कर पा रहे, हार्ट के मसल्स वीक हो चुके हैं, बार बार काम कर करके मोटे हो गए, थिक हो गए, अब सही तरह से पंप नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होगा, अब हार्ट के अंदर भी वो पूरा ब्लड पंप नहीं हो पा रहा, वो इसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और लंग्स के अंदर भी। सो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल लीड टू congestive heart failure. It will lead to congestive heart failure. और कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है कि ब्लड जो है वो कंजस्ट उसमें जमा होना शुरू हो गया, लंग्स में और हार्ट में पूलिंग स्टार्ट हो गई। सो इस वजह से अब वो सही तरह से पंप नहीं कर पा रहा। सो दैट इज इट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वीकेंड हार्ट मसल्स ड्यू टू हाइपरटेंशन। दूसरा डियर स्टूडेंट्स जो कि अगले डिजीज़ की शक्ल में ही
हमें बयान किया गया है, दैट इज थ्रोम्बोसिस। वो एक्चुअली वो इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस है। थ्रोम्बोसिस एंड हाइपरटेंशन। तो पहली बात तो ये थ्रोम्बोसिस क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस एक्चुअली इसका। सो द persistent high blood pressure starts damaging the lining of blood vessels and leads to the formation of a solid mass in blood vessels, which is called actually clot, and it is called थ्रोम्बस। इसे कहते हैं थ्रोम्बस। सॉलिड मैस जो बन गया है ब्लड वेसल्स में उसे कहते हैं थ्रोम्बस। क्लियर? और इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। एंड द फॉर्मेशन of thrombus is called thrombosis। सो देखा आपने कि किस तरह से हाइपरटेंशन रिलेटेड है इससे, थ्रोम्बोसिस से। अब स्टूडेंट अगर तो ये वहां पर रहा, लोकली रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाद में क्या होता है, ये वहां से डिटैच हो जाता है। When the thrombus detaches or dislodges in the blood vessel, जब वहां से वो टूट गया, डिसलॉज हो गया, डिटैच हो गया, नाउ it is called embolus। and embolus क्लियर? तो ब्लड वेसल थी, ये ब्लड वेसल, और मुसलसल ब्लड प्रेशर की वजह से क्या बना, यहाँ पर क्लॉट बन गया। अब ये क्लॉट जो जहाँ पे सॉलिड मैस बना, इसे क्या कहेंगे, दैट इज थ्रोम्बस। और इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। जब ये यहाँ से डिटैच हुआ और ब्लड स्ट्रीम में आ गया, यानी ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रेवल करना शुरू कर दिया, नाउ इट इज कॉल्ड एज एम्बोलस। यानी है तो वही सॉलिड मैस, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। किस तरह से आगे चल के बताता हूँ, ठीक है? एंड दिस होल प्रोसेस, यानी पहले थ्रोम्बस बना, फिर उसके बाद डिटैच हुआ, एम्बोलस बना, process is called thromboembolism। It is called thromboembolism। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, जहाँ पर फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें, जंक फूड, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल,
एंड लिपिड रिच फूड ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। और इससे बचा कैसे जा सकता है? हाउ टू अवॉइड दिस? या ये होती क्यों है? थ्रोम्बस बनता क्यों है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एक तो हमने बात की हाइपरटेंशन। द थ्रोम्बस फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू, ये किस वजह से हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? ये ज़रा गौर से इस बात को समझिएगा। नंबर 1, इरिटेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एज इन द केस ऑफ hypertension. Clear? Number 2 is prolonged inactivity. एक लंबे अरसे तक आपने जो है कोई एक्टिविटी नहीं की, बस खाया पिया सो गए लेट गए। ख़ास तौर पर ये ऐसे पेशेंट्स जो बेड रेस्ट पे होते हैं उनके अंदर भी इसके बनने का चांस होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सो प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी एक्चुअली इससे होता क्या है? इट reduces the rate of blood flow, और उससे ब्लड की जब फ्लो कम होना, स्पीड उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो उसके क्लॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। एंड नंबर 3, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं जिनकी वजह से हो सकता है, लाइक निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड एम्फाइसीमा, और भी कुछ डिजीज हैं, लेकिन खास तौर पर इन रेस्पिरेटरी डिजीज में भी थ्रोम्बस बनने का खतरा है। क्लियर? अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इससे होगा क्या, इससे आगे मजीद क्या हो सकता है? ये थ्रोम्बस अगर ट्रैवल करता हुआ खुदा ना खासा हार्ट तक पहुंच गया, सो इट लीड्स टू मायोकार्डियल infarction, not infection, infarction, MI, not mission impossible, this is myocardial infarction, जिसको सादा लफ्जों में हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। सो ये हार्ट अटैक कैसे आता है डियर स्टूडेंट्स? सो हमने बात की थी कि हार्ट की ब्लड वेसल्स कौन सी हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं? द कॉर्नरी ब्लड वेसल्स। कहाँ से निकलती हैं? जिसमें खास तौर पर कॉर्नरी आर्टरी फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा। तो एओर्टा जब वहाँ से वेंट्रिकल से निकलता है, सबसे पहले हार्ट को ही सप्लाई करता है। ठीक है। सो द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? कॉरोनरी, कॉरोनरी आर्टरीज स्पेशली। क्लियर? कॉरोनरी आर्टरीज बाय लोकली फॉर्म्ड थ्रोम्बस, अगर वहां पर उसी वक्त या किसी भी टाइम पे उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाए थ्रोम्बस, और एन एम्बोलस। एम्बोलस तो कहीं से भी आ सकता है, वो बॉडी के किसी भी हिस्से से आ सकता है। एम्बोलस वो डिटैच होकर थ्रोम्बस किसी भी हिस्से से वो हार्ट की ब्लड वेसल यानी कॉर्नरी आर्टरीज तक पहुंच सकता है और आकर उनको ब्लॉक कर सकता है। तो इससे क्या होगा? द ब्लॉकेज लीड्स टू stoppage of nutrients and oxygen especially to heart muscles। जोन सी ब्लड वेसल हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही थी, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स,
तो चूंकि वो अक्लूड हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, वहाँ पर लोकली थ्रोम्बस बन चुका है, या फिर कहीं से तैरता हुआ ब्लड स्ट्रीम में से एम्बुलेंस वहाँ तक खुदा ना खास्ता पहुँच गया, तो उसने ब्लॉक कर दिया इसको, ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट को। सो ना तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं मसल्स को, ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है, ना ही वहाँ से वेस्ट रिमूव हो रहा है। it leads to hypoxia. Hypo means low, and oxia is for oxygen, that is low concentration of oxygen, and starts necrosis of heart cells. Clear? हार्ट के जो सेल्स हैं, द कार्डियोमायोसाइट्स, उनका नेक्रोसिस स्टार्ट है। नेक्रोसिस क्या था? एक्सीडेंटल सेल डेथ। क्लियर? तो ये डेंजरस है। और फिर क्या होगा? पेन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो जब मसल सही तरह से वो पंप नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। आपको बताया था मैंने चैप्टर नंबर 13 में, ब्रेन एंड हार्ट ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सबसे कम, जिनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चंद सेकंड्स के लिए भी नहीं कर सकते, फौरी तौर पर नेक्रोसिस और सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो इट लीड्स टू inability or poor contractibility of heart muscles, causing heart attack. तो फौरी तौर पर क्या होता है? पहले तो इसके सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स? सिम्टम्स क्या आते हैं? आप पढ़ चुके हैं पहले भी। द सिम्टम्स इंक्लूड सडन पेन इन चेस्ट, फिर उसके बाद इट मे लीड टू लेफ्ट शोल्डर, फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर to left arm, to left hands, and also from the chest to the left jaw, left side of the jaw, यानी कि इस साइड पे जो है वो पेन स्टार्ट होगी, जिसको आमतौर पर हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। इसके बाद सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, सडन और बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और बंदा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसमें स्वेटिंग होती है, ठंडे पसीने आ जाते हैं, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ रखा है, सांस नहीं आ रहा सही तरह से, चेस्ट टाइटनेस। सो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक। क्लियर? और इसको फिर फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जैसे ही यहाँ पर चेस्ट में पेन हो तो विद इन सेकेंड्स, जितनी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, यू नीड टू सीक मेडिकल इमरजेंसी। आप 1122 पे कॉल करें, उनको फौरी तौर पर बुलवाएं, मेडिकल स्टाफ की अटेंशन हासिल करें और प्रॉपर चेकअप कराएं इमरजेंसी के अंदर। या फिर अगर आपके घर में, अगर आप अच्छे यानी कि डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर मेडिकल स्टूडेंट, सो यू मस्ट हैव घर में अगर वो कुछ टैबलेट्स होती हैं ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की, वो आमतौर पर सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे रखने के लिए दी जाती हैं, या फिर एंजिसिड्स। ठीक है, वो उसको फौरी तौर पर अगर रखें तो अफाका हो सकता है इससे। नाउडेज स्टूडेंट्स, स्ट्रोक
or it is also called as cerebral infarction. जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था, इसी तरह से ये सेरिबुलर इन्फार्क्शन, या इसको कॉमनली हम कहते हैं स्ट्रोक. अब स्ट्रोक के लिए स्टूडेंट्स if the normal blood flow, if the normal blood flow of the blood vessels of the brain is blocked, अगर वो ब्लॉक हो जाए ड्यू टू एम्बोलस. एम्बोलस यानी कि किसी और बॉडी पार्ट में थ्रोम्बस बना था, डिटैच हुआ, डिसलॉज हुआ, ब्लड वेसल के अंदर वो ट्रैवल करता हुआ पहुंच गया खुदा ना खास्ता यहाँ पर ब्रेन टिश्यू, और वहाँ पर जाकर ब्रेन की जो कोई किसी भी ब्लड वेसल आर्टरी को ख़ास तौर पर ब्लॉक कर दिया. ठीक है, या फिर एम्बोलस नहीं है तो यहाँ पर लोकली थ्रोम्बस बन गया, और बाय लोकली formed thrombus leads to necrosis of brain cells. तो जो आपको बताया था कि हार्ट और ब्रेन, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, ये दो ऐसे वाहिद ऑर्गन्स हैं, ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि सबसे कम क़ुव्वत बर्दाश्त रखते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की. तो अगर जो ब्लड वेसल ब्रेन के टिश्यू को, किसी भी टिश्यू को जा रही थी, किसी भी सेल को जा रही थी, और वो ब्लॉक हो चुकी है एम्बोलस की वजह से या फिर लोकली फॉर्म्ड थ्रोम्बस की वजह से, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ग्लूकोज नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, वहाँ से वेस्ट रिमूव नहीं होगा. क्लियर? तो उसमें प्रॉब्लम आएगी. सो इट विल लीड टू द नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन सेल्स which is called, or which starts the death of brain tissue leading to paralysis or malfunctioning of the body parts to which that very brain area was controlling. क्लियर? यानी कि ब्रेन के जिस हिस्से में वो ब्लॉकेज हो चुकी है ब्लड वेसल्स की, तो वहाँ पर आके नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, क्योंकि हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन नहीं पहुँची, तो सेल डेथ स्टार्ट होगी, ब्रेन सेल डेथ स्टार्ट होगी. तो जिस एरिया के, यानी कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ हैं, सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर. तो जिस एरिया के अंदर जो एरिया, मुतलका एरिया, जो रेलेवेंट एरिया जहाँ पर वो ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है, उस एरिया का या तो पैरालिसिस होगा जिसको वो कंट्रोल करा था, लेट्स सपोज कि वो अगर लेग्स को कंट्रोल करा था, या वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वो नर्व थी या कौन सा एरिया वो सेंसेशन लेके आ रहा था, मोटर एरिया था, सेंसरी एरिया था, तो वो उसका फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा, माल फंक्शनिंग हो जाएगी, या फिर उसका वो पैरालिसिस हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज, it is called stroke
और cerebral infarction। क्लियर? ये इन्फेक्शन नहीं, और बार बार बता रहा हूं, इन्फेक्शन वो कुछ और है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी टिश्यू में, वो इन्फेक्शन है। दिस इज इन्फार्क्शन। इन्फार्क का मतलब होता है वहां पर टिश्यू डेथ स्टार्ट हो जाना, ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। सो अनदर point, another disease is there, another condition is actually there, that is hemorrhage, or more precisely we are talking about the cerebral hemorrhage. Cerebral hemorrhage. So hemorrhage or cerebral hemorrhage hemorrhage को हम पहले डिफाइन करते हैं। hemorrhage is the discharge of blood from the blood vessel। ब्लड वेसल में से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, तो उसे कहते हैं हेमरेज। और सेरिब्रल हेमरेज का मतलब है इफ द डिस्चार्ज of blood occurs in the blood vessels of brain it is called cerebral hemorrhage। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? दो मेजर रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये दैट इज द लॉस ऑफ elasticity of arteries or the other blood vessels, especially the arteries of brain, due to arteriosclerosis or atherosclerosis, एक तो ये रीजन, या फिर प्रोलॉन्ग्ड, इसके साथ सिचुएशन कंपाउंड करें, प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर। ये दोनों सिचुएशंस ही इंतहाई खतरनाक हैं। वॉल्स वीक हो गई आर्टरीज की, उसमें इलास्टिसिटी कम हो गई बिकॉज ऑफ देयर हार्डनिंग, वो हार्ड हो चुकी हैं, तो ब्लड जब प्रेशर से गुजरा तो वो रप्चर हो गई, फट गई। तो उससे क्या होगा कि उस एरिया के अंदर जो है वो ब्लड वेसल फट जाएगी, तो वहाँ पर ये कहलाएगा हेमरेज। अब ब्लड वेसल में से जब ब्लड निकलेगा तो उससे क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? सो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्योंकि ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर निकलता तो क्या हो जाता है? द ब्लड बिकम्स क्लॉटेड, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट जो सॉलिड मैस है, तो उससे क्या होगा, जिस रीजन में वो ऐसा हुआ है वहाँ पर वो क्लॉट प्रेशर एक्सर्ट करेगा,
the clot will cause pressure on the underlying tissue of brain, which may lead to paralysis. Clear? Which may lead to paralysis or other malfunctioning. डिस्टूडेंट जितने भी हमने सिचुएशंस पढ़ी हैं इन सब को अवॉइड किया जा सकता है कुछ प्रिकॉशंस के ज़रिए. प्रिकॉशंस के ज़रिए लाइक प्रिकॉशंस फॉर cardiovascular diseases. Like avoiding lipid or cholesterol high food. Number 2, do not smoke. Number 3, regular exercise. Number 4, timely checkups. अगर कोई भी इस तरह के साइन सिम्टम्स आ रहे हों तो फौरी तौर पर रेगुलर चेकअप हो जाए. नंबर 5, रेगुलर हेल्दी मील्स रेगुलर टाइम पे. क्लियर? और नंबर 6, अवॉइड स्ट्रेस. वो फिज़िकल हो या ख़ास तौर पर मेंटल स्ट्रेस, उसको अवॉइड किया जाए, या जिसको हम टेंशन कहते हैं एंड टेंशन. सो ये ऐसी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसके ज़रिए इन ख़तरनाक सिचुएशन से बचा जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.